हेलो दोस्तों, आईएएस क्लास जॉइन 365 में आप सभी का स्वागत है। तो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो आज फिर से दूसरा टेस्ट सीरीज देखते हैं कहाँ तक होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार के संदर्भ में राइट्स इन इंस्यू अनिवार्य रूप से संदर्भित करता है। तो ए है, अतिरिक्त पूंजी सृजित करने के लिए कंपनी द्वारा नए शेयरधारकों को शेयरों को की पेशकश को। और बी है, किसी कंपनी में मौजूदा शेयरधारकों द्वारा वित्तीय बाजारों में से शेयरों की खरीद को। सी है, कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को सीधे कंपनी से अतिरिक्त शेयरों को खरीदने के आमंत्रित को। डी है, मौजूदा शेयरधारकों को अधिकारों को बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा शेयरों को वापस खरीदने को। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका सही हो जाएगा। सी आपका सही होगा। और एक चीज़ जैसे कि यहाँ पे बता रहा है पूंजी बाजार का, तो यहाँ पे पूंजी बाजार के बारे में बता रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पहला है, ए, किसी शेयर को मल्टी बैगर तथा माना जा सकता है जब वह 100% या उससे अधिक का प्रतिफल देता हो। दूसरा, वह कम मूल्य से आय अनुपात वाले अधिक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ए का 1, बी का 2, सी का 1, 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। मतलब ये कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सही है। किसी शेयर को मल्टी बैगर तब माना जाता है जब वह 100% या उससे अधिक का प्रतिफल देता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? 100% या उससे अधिक। यहाँ पे देखिए जो भी है, यहाँ पे 100% तो उसको भी ध्यान देखना है, उससे अधिक, ठीक है, उससे अधिक ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे कम भी दे सकता है, जब कम दिया रहेगा उस 100% या उससे कम, तब ये गलत ऑप्शन हो जाता है आपका। तो इसको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे तीसरा नंबर पे चलते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार मापदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन मापदंडों के तहत लघु वित्त बैंकों को समयोजित निवल ऋण बैंक ऋण का 75% प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों को आवंटित करना होता है। तो MSME ऋण और निर्यात ऋण को PSL की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तीसरा है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण के प्रावधान विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होते। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ए का 1, बी का 2, 3, सी का 1, 3, डी का 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो आगे चलते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पे बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा ऑफ बजट उधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो ए है 1 है, ये ऋण सीधे केंद्र द्वारा नहीं लिए जाते हैं बल्कि केंद्र सरकार के निर्देशन पर उधार लेने वाले एक अन्य सार्वजनिक संस्था द्वारा लिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये ऋण राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल होते हैं। तीसरा क्या है, इन उधारों का उपयोग पूंजीगत और राजस्व व्यय दोनों के लिए किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, 3, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। मतलब आपका एक यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ है, ये नहीं होगा। जैसे कि ये ऋण राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला है, क्रय शक्ति क्षमता के मामले में भारत का सकल घरेलू उत्पादन पहले सांकेतिक सकल घरेलू उत्पादन से अधिक है। दूसरा है, हाल ही में भारत पीपीपी के मामले में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा 1। और यहाँ पे आपका यहाँ पे जो बोल रहा है कि विश्व का जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ना कि सबसे बड़ी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत यूके के आगे निकल गया है। वर्तमान में भारत केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। संकेतित नकदी के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार ब्रिटेन के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो गया है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, मतलब ए आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित फंड्स में से कौन सा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति पर निवेश करता है? तो इसका आंसर आपका क्या है? पहला इंडेक्स फंड्स, दूसरा ओपन एंडेड फंड, और सी है इक्विटी ओरिएंट स्कीम, और तीसरा है गिल्ड फंड्स। तो इसमें सही आंसर है आपका गिल्ड फंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 6 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा? हाल ही में सुर्खियों में रहा जोशीमठ संस्कृत रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में से एक है। दूसरा, यह बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के प्रमुख मार्गों में से एक है। तीसरा, इस पर कतयूरी राजाओं का राज्य शासन था। तो यहाँ पे क्या नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कीजिए। ए का 1 2, बी का 2, सी का 1 3, डी का 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा डी। मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है सारा सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रहा है कि ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में से एक है। ठीक है, ये सच है। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ये बद्रीनाथ और हेमकुंड का साहिब जो गुरुद्वारे का प्रमुख मार्ग का रास्ता है, ये भी सही है। और इस पर कतयूरी राजा का शासन था, ये भी सच है, सही है मतलब। तो यहाँ पे ये सही है आपका। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। पहला है, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि के साथ मुद्रा गुणांक बढ़ता है। दूसरा, 2016 में विमुद्रीकरण के बाद जनता के पास रखी मुद्रा में लगातार कमी आई है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों। आपका ऑप्शन क्या है? गलत हो जा रहा है। दोनों आपका गलत आंसर है। और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बैंकरों कर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की सहायता कैसे करता है? तो पहला, ई कुबेर में अलग अलग बैंकों के चालू खाते खोल करके। दूसरा, अल्पावधि ऋण प्रदान करके। तीसरा, अंतिम ऋण दाता के रूप में कार्य करते। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो पहला है ए का 1 2, बी का 2 3, सी का 1 3, डी का 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर आपका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है?
सरकार के वित्त पोषण के संदर्भ में हेलीकॉप्टर ड्रॉप शब्द का सर्वप्रथम रूप से परिभाषित किया गया था। पहला, टैक्स हेवन से भुगतान नहीं किए गए करों की वसूली और सरकारी खर्चों के लिए इसका उपयोग करना, और दूसरा है एक अर्थव्यवस्था में ऋण क्षेत्रकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सब्सिडी में अचानक वृद्धि। सी है मुद्रा स्फूर्ति और आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऋण मौद्रिक प्रोत्साहन रणनीति को। डी है ऐसी स्थितियां जिसमें किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार की राजस्व आय अनुमानित राशि से अधिक हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोत्साहन करने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये हो गया आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय लघु बचत निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह लघु बचत योजना के तहत सभी जमा राशियों को एनएसएसएफ में जमा किया जाता है जो भारत की संचित निधि का भाग होती है। दूसरा है, एनएसएसएफ लघु बचतों के निवल संग्रहों का निवेश विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों और विशेष केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में करता है। तीसरा, विशेष केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ के निवेश पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निर्धारित की जाती है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ए का है क्या 2 और 3 दे रहा है। ए का क्या दे रहा है 2 और 3 दे रहा है। ए का क्या दे रहा है 2 और 3, और बी का क्या दे रहा है 1 और 2, और सी का आपका दे रहा है 1 और 3, और डी का क्या दे रहा है 2। तो आपको सही आंसर बताना होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सिर्फ केवल जो है 2 नंबर का वही सही है। तो मतलब डी आंसर सही है। तो क्या दे रहा है एनएसएसएफ लघु बचतों में निवल संग्रहों का निवेश और विशेष राज्य सरकार प्रतिभूति और विशेष केंद्र सरकार प्रतिभूति में करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीय पोषण और विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीय पोषण और विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या बोल रहा है, यह अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं की दीर्घकालिक ऋण बाधाओं को दूर करेगा। दूसरा है, आरबीआई द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्था के रूप में इसका विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाएगा। तीसरा, यह भारत में विकसित दूसरा अखिल भारतीय वित्तीय संस्था है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ए का 2, बी का 1, 2 और 3, सी का 1, 2, डी का सिर्फ 1 हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब आपका 3rd नंबर गलत हो जाएगा। 3rd नंबर गलत है आपका। तो 3rd नंबर आपका ये गलत है और 1 और 2 आपका सही है, इसलिए सही हो जाएगा ये। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बट्टे खाते में डाले गए ऋण को परिसंपत्ति के रूप में गिना जाता है क्योंकि उधारकर्ता अभी भी पूर्ण भुगतान के लिए उत्तरदायित्व होता है। यदि बैंक किसी ऋण को बट्टे खाते में डाल देता है तो उसकी कर देयता कम हो जाती है। तीसरा है, भारत में कुल बैंकिंग क्षेत्र में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का 50% से अधिक हिस्सा निजी क्षेत्रक बैंकों का है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर है सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हरित अमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका निर्माण वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त हाइड्रोजन और वायु से पृथक की गई नाइट्रोजन का उपयोग करके किया जाता है। तो दूसरा है, परंपरागत रूप से उत्पादित एमोनिया की तुलना में यह किफ़ायती है। तीसरा है, इसका उपयोग शून्य कार्बन ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ए का 1, बी का 2, सी का 1, 3, डी का 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर है सी 1, 3 और सही है। और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, फिल्म वर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, ए है, उच्च बेरोजगारी दर निम्न मुद्रास्फीति से संबंधित होती है। दूसरा, उच्च बेरोजगारी दर उच्च मुद्रास्फीति से संबंधित होती है। सी है, निम्न बेरोजगारी दर उच्च मुद्रास्फीति से संबंध होता है। डी, मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर रोजगार के उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि अगर मान लीजिए फील्ड वर्क का हमारे नहीं जानते हैं, तब जैसे फील्ड वर्क क्या है, तो बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंध को जब ग्राफिक रूप से दर्शाया जाता है तो इसे फील्ड वर्क कहा जाता है। मतलब कि एक तरह से ग्राफिक जो होता है उस तरीका से बनाया जाता है, किसको, बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच के जो वैक्यूम संबंध जो होता है उसको जो ग्राफिक में दर्शाया जाता है तो उसे फिलिप्स वक्र कहा जाता है। विलियम फिलिप्स ने 1998 में यह एक शोध पत्र में रिलैक्स बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज रेंस्ट इन यूनाइटेड किंगडम में सबसे महंगे इस अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 16 नंबर का, हाल ही में सुर्खियों में रहा डिजिटल और इनोवेशन एयरलाइंस निम्नलिखित कथनों पर से संबंधित है। तो ए, संघाई सहयोग, बी है G20, सी है विश्व आर्थिक मंच, डी है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, G20 अभी जो हाल ही में हुआ था उसके बारे में है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, डिजिटल इनोवेशन एयरलाइंस, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखिएगा तो अपने G20 याद हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो बेरोजगारी की गैर गतिवर्धक मुद्रास्फीति दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का स्पष्ट करती है। दूसरा है, बेरोजगारी दर के NAIRU के से कम होने पर अर्थव्यवस्था अपनी कुल क्षमता से अधिक कार्य करता रही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1, 2, डी का न तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आपका दोनों आपका ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर में क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, चौबीस नंबर कह रहा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, SIDBI का प्राथमिक कार्य लघु और माध्यमिक उद्यमों का वित्त प्रदान करना
है। दूसरा है SIDBI कौशल विकास प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण हेतु ऋण सहायता प्रदान करता है। तीसरा है SIDBI का सबसे बड़ा शेयरधारक भारतीय रिजर्व बैंक है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1 2, बी का 2 3, सी का 1 3 और डी का 1 2 और 3। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के घाटे में मुद्रीकरण से संभावित संबंधित प्रभाव हो सकता है? पहला, समग्र मांग में वृद्धि। दूसरा, सरकारी बॉन्ड्स में रेटिंग में गिरावट। तीसरा, रुपए का मूल्यह्रास। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुने। तो पहला क्या बोल रहा है? 1 और 2। बी का क्या बोल रहा है? 2 और 3। सी का 1 और 3। डी का 1 और 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। मतलब यहाँ पे जो भी बोल रहा है वो देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक से घाटे के मुद्रीकरण के संभावित प्रभाव हो सकता है। तो समग्र मांग का वृद्धि, सरकारी बॉन्ड्स में रेटिंग में गिरावट भी हो सकता है, रुपये मूल्य का ह्रास भी हो सकता है। तो ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्या क्वेश्चन कहता है? बेसल मापदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ए, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनिमय है। दूसरा, यह मापदंडों के तहत टायर 1 पूंजी की तुलना में टायर 2 की पूंजी अधिक तरल और सुरक्षित मानी जाती है। तीसरा है बेसल 3 मापदंड प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए पूंजी संरक्षण बफर और प्रति चक्रीय पूंजी बफर निर्धारित करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में कौन सही है? तो ए का 1 3, बी का 1 और 2, सी का 2 और 3, डी का 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका ए आंसर सही है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। परिणामात्मक सहजता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो A1 है, इस नीति के तहत केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूति की बैंक खाता प्रतिभूति की बिक्री करता है। दूसरा, इस ब्याज दरों को बढ़ाने और मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए अपनाया जाता है। तीसरा, इससे मुद्रास्फीति की दर उच्च हो जाती है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1 2, बी का 3, सी का 1 और 3, डी का 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर आपका सही होगा। बी आंसर आपका सही होगा। प्रामाणिकता सहजता के कौन सा सही है? तो इससे मुद्रास्फीति की दर उच्च हो सकती है। तो अब 28 नंबर